तो चलिए आज संख्या पद्धति शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति में आपको संख्याओं के बारे में अध्ययन करना होता है। संख्याएं कैसे हैं, उनका स्थानीय मान क्या है, जाति मान क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। तो संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इन सब संख्याओं का स्थान निर्धारित किया जाता है। संख्याओं को हमेशा दाहिनी तरफ से गिनती करते हुए बाईं तरफ बढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो जैसे आपको लिखना हुआ इतना लिख दिए, तो हम संख्याओं को दाहिनी तरफ से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इकाई पर 9 है, दहाई पर 8 है, सैकड़ा पर 3 है, फिर यहाँ हज़ार पर 8 है, 10,000 पर 6 है। तो ये इनका स्थानीय मान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इस तरह से संख्याओं का स्थानीय मान निर्धारित करते हैं। स्थानीय मान, और किसी भी संख्या का स्थानीय मान तो उसके स्थान पर निर्धारित करता है कि वो किस स्थान पर है, सैकड़ा पर है कि हज़ारवें स्थान पर है कि 10वें स्थान पर है, लेकिन उसका जाति मान हमेशा वही रहता है। जैसे हम यहाँ देखें तो 8 का जाति मान यहाँ है, ये इसका जाति मान है, तो चाहे जो अंक जहाँ हो उसका जाति मान हमेशा वही रहता है। अब देखिए संख्या पद्धति से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम यहाँ लिख दिए हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो अंक, डिजिट, 0 से 9 तक की संख्याएं अंक कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक कहलाते हैं। तो इन्हीं अंकों से संख्याएं निर्मित होती हैं। और आगे है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं को n से निरूपित करते हैं। जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से लेकर के अनंत तक जितना आप सोच सकते हैं उतनी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से शुरू होकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं, जो कि वास्तव में शुरुआत में पहली संख्या प्राप्त हुई थी। तो बाद में शून्य की खोज हुई, तो शून्य को भी उसमें जोड़ दिया गया, तो शून्य जो है पूर्ण संख्याएं बन गई। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त करते हैं। जैसे W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 के बाद भी अनंत तक जाएगा, तो हम कितना लिखेंगे? इसको संकेत के रूप में इस तरह से लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, इसमें अंतर क्या है? केवल 0 का। प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होती है और पूर्ण संख्याओं में 0 होता है, मतलब ये 0 से स्टार्ट होती है। और प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से होती है। इसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर्स। शून्य से प्रारंभ होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक को Z से प्रकट करते हैं। पूर्णांक को Z से व्यक्त करते हैं। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं क्या? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य, इस प्रकार से ये 3 पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 जो प्लस वाली संख्या होती हैं। और ऋणात्मक में -1, -2, -3, -4 अर्थात जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं सब ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और शून्य तो अकेले रहता है, इसमें अन्य कोई संख्या नहीं होती है पूर्णांक में। जो आप संख्या रेखा दिखाते हैं, संख्या रेखा पर पूर्णांक ही दिखाए जाते हैं। संख्या रेखा जानते हैं ना? जैसे आपको एक रेखा खींच दिया जाता है, उसके बाद बीच में 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इस तरह से आगे जाएंगे, फिर इधर आएंगे तो माइनस में आएंगे। 1, -, -2, -3, -4। इस तरह से इस संख्या रेखा पर आप क्या दिखाते हैं? पूर्णांक ही तो प्रदर्शित करते हैं। इन सबको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे परीक्षा में आपको आसानी से समझ में आ जाए। कोई भी संख्या जो घुमा फिरा के दिया जाता है उसको समझने में दिक्कत ना हो। इसके बाद और आगे देखिए, यहाँ दिया गया है सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्याओं को ई से व्यक्त किया जाता है। जैसे ई बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं वे सम संख्या कहलाती हैं। इसके बाद विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं
उन्हें विषम संख्या कहते हैं। इन्हें प्रायः ओ से व्यक्त करते हैं। तो जैसे ओ बराबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसके बाद अनंत संख्याएं होती हैं जो कि विषम होती हैं। तो सम और विषम का निर्धारण कैसे होता है? केवल 2 से। अगर 2 से कटती है तो सम और 2 से नहीं कटती है तो विषम। समझ में आया? सम संख्याओं का निर्धारण केवल 2 से होता है। अगर 2 से कट जाती है तो सम संख्या है, 2 से नहीं कटती है तो विषम संख्या है। एकदम सिंपल है। इसके बाद अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं, इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को p से व्यक्त किया जाता है। p मतलब यहाँ प्राइम नंबर्स, इसका ज़्यादातर पहला अक्षर लिया जाता है। तो p बराबर क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47 से लेकर के और आगे भी होंगी। तो अभाज्य संख्या क्या है? जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 2 क्या है? 2 स्वयं 2 से कटती है और 1 से कटती है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। समझ में आया? इसके बाद और संख्याएं सम नहीं है, क्योंकि सम होगी तो 2 से कट जाएगी। लेकिन 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्याओं की परिभाषा पर सही उतर रहा है, क्योंकि यह 1 से कटता है और 2 स्वयं से कटता है। स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं कट रही है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2, 3, 5, 7। एक को इसमें गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। इसको भी याद रखिएगा, परीक्षा में भी आ जाता है। 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य है। और शून्य की बात किया जाए तो शून्य को भी सम माना जाता है। इसके बाद है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। जो संख्याएं 1 के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाती है वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25। तो ये संख्याएं जो हैं वह 1 से तो सब संख्याएं कट जाती हैं, 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं, तो ये भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य का मतलब भी है कि वो किसी न किसी से कट जाती हो। भाज्य मतलब विभाजित होना। अभाज्य मतलब जो किसी से न कटती हो। किसी से मतलब जो इसकी परिभाषा की कसौटी पर खरा उतरता हो। इस तरह से आप लोग दिमाग में सेट कर सकते हैं कि हम इसको कैसे याद करेंगे। अपना एक ट्रिक बना लेना चाहिए कि हम इसको कैसे याद करेंगे। तो सब अगर ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि हम इसको कैसे समझेंगे। तो अपने दिमाग में कैसे सेट करेंगे, आप लोग खुद अपना ट्रिक बना लीजिए कि हम इसको कैसे सेट करते हैं। तो ठीक है, इन सब परिभाषाओं को अगर याद रखेंगे तो आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी पूरे चैप्टर को। ठीक है, हाँ, तो आगे देखिए, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, अर्थात परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप जितनी संख्याओं की कल्पना कर सकते हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके बाद है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। जब किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता हो परंतु भिन्न के अंश और हर दोनों पूर्णांक हों तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 4/7, 12/1। 12/1 क्यों लिखा गया? क्योंकि ये जब तक 1 नहीं लिखेंगे तब तक ये परिमेय नहीं होगी। केवल 12 लिख देंगे तो वो भी परिमेय होगी, लेकिन उसके बटे 1 लिखना होगा। वैसे -12/13 ऋणात्मक संख्याएं भी परिमेय होती हैं। 2/3 करड़ी में 25 है, तो करड़ी में 25 लिखा गया है, तो 25 का वर्गमूल 5, 5 दूनी 10/3 हो जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से भिन्न के रूप में है, इसका मतलब ये परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स। यदि किसी संख्या को उसके शुद्धतम भिन्न के रूप में व्यक्त न किया जा सकता हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो भिन्न के रूप में शुद्ध रूप से आप नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे इसमें देखिए 1/2 1 पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, इसको पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और अपरिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में शुद्ध रूप से नहीं लिख सकते हैं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। किसी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल वाली संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। इसे i या j से व्यक्त करते हैं। जैसे करड़ी में -2, करड़ी में -4, करड़ी में -5 इत्यादि, ये सब काल्पनिक संख्याएं होती हैं।
इसके बाद है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। जब दो संख्याओं का म स एक हो तो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात इनको कोई उभयनिष्ठ संख्या विभाजित न कर रही हो। जैसे 4 और 9, तो 4 और 9 में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है जो दोनों को काट रही हो। तो 4 2 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, तो 2 और 3 अलग अलग संख्याएं हैं। तो ये दोनों सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य मतलब आपस में खुद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट रही हो। जैसे 4 और 6 आपको दिया जाए, 4 और 6, तो 4 और 6 में दो ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है। तो 4 और 6 में 2 4 को भी काट रहा है, 2 6 को भी काट रहा है, तो ये सहअभाज्य नहीं है क्योंकि ये 2 से भाज्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको दोहरा लीजिएगा।